Dear students, today we are discussing Western Ghat Hill. आज के संदर्भ में पश्चिमी घाट की बात करेंगे. वेस्टर्न घाट इज़ ए पार्ट ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पेनिनसुलर बॉर्डर. पेनिनसुलर बॉर्डर ऑफ इंडिया वी कैन डिस्कस लेटर. अगर आपने प्रायद्वीपीय भारत की बात को देखा होगा तो मैप में देखा होगा कि पेनिनसुलर का सेंस होता है कि एक ट्रायंगल सेस कि 3 साइड वाटर कवर बॉडी. दक्षिण भारत का ये हिस्सा वेस्ट में अरेबियन सी अरब सागर, साउथ में इंडियन ओशन एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल. पेनिनसुलर इंडिया के 2 बॉर्डर हैं या 3 बॉर्डर हैं. ये आप जब मैप स्टडी करते हैं तो इसमें पता लगता है कि ईस्टर्न घाट हिल जो पूर्व डायरेक्शन में है और वेस्टर्न घाट हिल जो वेस्ट डायरेक्शन में है. इसके अलावा महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, अजंता, मालवा प्लेटू ये इसके नॉर्दर्न बॉर्डर हैं. इसी रेफरेंस में बात करेंगे कि जियोग्राफी में पेपर 3 अगर टॉपिक ऐसा तैयार किया जाए कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक हो उसके साथ साथ वो करंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल हो. जीएस फर्स्ट या जीएस सेकंड में अगर हम मेंस की बात करें तो उसमें तो यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट साइट को लिस्टेड किया है. कस्तूरी रंगन और की रिपोर्ट. इसके बाद वो करंट अफेयर्स का टॉपिक आपका होता है कि करंट अफेयर्स में ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कैसे डिक्लेयर हुआ, ईएसए जोन क्या होता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, किन माइंस को परमिशन दी गई, किन को नहीं दी गई. लेकिन ये उसका सेकंड पार्ट होगा. पहले इसके अगर फिजिकल डिवीज़न की बात करें तो वेस्टर्न घाट को 2 तरीके से देखा जा सकता है. फर्स्ट, अगर लैटिट्यूडनल डिवीज़न देखते हैं तो लैटिट्यूडनल डिवीज़न में हमें वेस्टर्न घाट के 2 पार्ट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. लैटिट्यूडनल डिवीज़न इन द सेंस कि 16 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो है लिटिल नॉर्थ टू गोवा, गोवा से थोड़ा सा उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो ये इधर का हिस्सा नॉर्दर्न पार्ट ये नॉर्दर्न सह्याद्री और इधर का हिस्सा सदर्न सह्याद्री ये होता है. तो इसके फिजिकल डिवीज़न में अगर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि कौन सा लैटिट्यूड या कितने डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्दर्न और सदर्न सह्याद्री दोनों अलग होते हैं तो 16 डिग्री लैटिट्यूड से ये अलग होता है. और एटलस में आप देखेंगे तो 16 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो गोवा से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में ये दिखाई देती है. इसके बाद फिजिकल डिवीज़न में इसको कितने भागों में बांटा गया है या अगर कहें कि इसके लोकल नाम क्या क्या हैं तो फिजिकल डिवीज़न में इसके 3 पार्ट मिलते हैं. तो 3 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट, नॉर्दर्न सह्याद्री. सेकंड, मिडिल सह्याद्री या सेंट्रल. और थर्ड, सदर्न सह्याद्री. ये 3 इसके फिजिकल डिवीज़न होते हैं स्टेट वाइज. क्यों? क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये 6 स्टेट को कवर करता है. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला. इसके बाद ये टच करता है तमिलनाडु को. ये बॉर्डर ये तमिलनाडु को टच करता है. तो ये नॉर्दर्न, मिडिल और सदर्न सह्याद्री का जो कॉन्सेप्ट आता है वो उसके लोकल नेम पर भी ये यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर कहा जाए कि पार्टिकुलर सह्याद्री कहाँ पर कहा जाता है तो वेस्टर्न घाट इज़ आल्सो नोन सह्याद्री इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का जो पार्ट है उसको सह्याद्री कहा जाता है. सेकंड, नीलगिरी ये एक फिजियोग्राफिक नाट है. कर्नाटका और तमिलनाडु में इसी पार्ट को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है. सेकंड, अन्नामलाई और कार्डमाम हिल. अन्नामलाई ये रेंज और कार्डमाम
ये केरला में कहा जाता है। तो लोकल नेम में 3 हैं, अन्नामलाई, कार्डमाम ये केरला में, सेकंड नीलगिरी कर्नाटका प्लस तमिलनाडु, और सह्याद्री ये आपका वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में। एक्सटेंशन, अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो तापी रिवर वैली यहाँ से लेकर के ये 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर ये इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है। नीलगिरी, अगर प्री का क्वेश्चन हो कि फिजियोग्राफिक नॉट फाउंड इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में फिजियोग्राफिक नाट कहाँ पाई जाती है, तो जैसे अगर हम कहें कि पामीर नाट का नाम हिमालय में सुना होगा, तो पामीर नाट सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि वेस्टर्न घाट हिल और ईस्टर्न घाट हिल जहाँ पर आपस में मिलते हैं, इस हिस्से को कहा गया नीलगिरी। और नीलगिरी जो है ये एक फिजियोग्राफिक नाट है साउथ इंडिया में, ये मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का। नीलगिरी से लगा हुआ हिस्सा यहीं पर जब बात करते हैं कि ये ब्रेक्ड है या अनब्रेक्ड है, तो पाल घाट गैप मिलता है। नीलगिरी से नीचे चलते हैं तो यहाँ पर अन्नामलाई ये साउथ की रेंज है। इसी के साथ सेनकोटा पास ये किसके बीच में स्थित है, ठीक है, तो कार्डमाम और नागरकोइल वाले हिस्से पर। तमिलनाडु में इसका कौन सा एक्सटेंशन है, तो पालनी हिल या पालनी पहाड़ी, जो कोडाई कनाल एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में, ये इसी पर स्थित है, पालनी हिल के नॉर्थ ईस्ट में। ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट सीरीज है, वेस्टर्न घाट कंप्लीट सीरीज है, ये ब्रेक्ड नहीं है, टूटी हुई नहीं है। जबकि ईस्टर्न घाट को आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट ये कई जगह से टूटा हुआ है, और ये जो ब्रेक्ड है, टूटा हुआ है, ये किसके द्वारा, तो ये रिवर्स के द्वारा। जो नदियाँ वेस्टर्न से निकल करके ईस्ट के डायरेक्शन में आती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी रिवर्स इसको काट करके आगे की तरफ बे ऑफ बंगाल में जा करके ख़त्म होती है, बे ऑफ बंगाल में। इसके एक्सटेंशन और इसके अदर फीचर्स की अगर हम बात करें कि इसको कितने डिग्री लैटीट्यूड तक, थोड़ा सा टेक्निकल अगर बनाया जाए क्वेश्चन को कि हाउ मेनी लैटीट्यूड, जैसे भी हमने कहा कि महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है, तो महाराष्ट्र स्टेट ना शब्द इस्तेमाल किया जाए और लैटीट्यूडनल डिवीज़न पर पूछा जाए, तो अभी हमने बताया कि 16 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ और साउथ ये इसमें डिवीज़न करता है। तो पार्टिकुलर अगर सह्याद्री शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो वो स्टेट जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। और 11 डिग्री लैटीट्यूड 11 डिग्री लैटीट्यूड पर ये जा कर के अलग हो जाती है, जिसको कहाँ से कहाँ तक, तापी रिवर और वैली से लेकर के 11 डिग्री लैटीट्यूड तक इसको कहा जाता है। दूसरी चीज़, एक्सटेंशन की बात करें तो कितने राज्यों में इसका एक्सटेंशन विस्तार है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु, इतने स्टेट्स ऐसे हैं वेस्ट में वेस्टर्न घाट से लगे हुए जहाँ तक इसका एक्सपेंशन या विस्तार पाया जाता है। दूसरी चीज़ कि डिवीज़न की बात कही गई, तो डिवीज़न में नॉर्थ और साउथ सह्याद्री की बात होती है, उत्तरी सह्याद्री क्या है और साउथ सह्याद्री क्या है। लैटीट्यूड की बात हो तो लैटीट्यूड में 16 डिग्री लैटीट्यूड ये नॉर्थ और साउथ को अलग करता है। अगर पैंजिया पैंथालासा पढ़ा गया है तो पैंजिया का ही पार्ट है, टूट करके अलग हुआ। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम में पेनिनसुला प्लेटू की रॉक मिलती है। और आर्कियन ग्रेनाइट और नीस, आर्कियन एक पीरियड है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन पीरियड रॉक्स, तो जिसमें ग्रेनाइट और नीस का परसेंटेज अधिक। दूसरी चीज़, तो ग्रेनाइट और नीस का जो हिस्सा होगा, अगर हम कहें कि आर्कियन रॉक और लावा डिपॉजिट, तो ये किधर होगा, कैसे होगा, तो साउथ का हिस्सा ये आर्कियन रॉक
और इधर का हिस्सा लावा डिपॉजिट, लावा से बना हुआ है। लावा यानी कि ये एविडेंस देता है कि इंडिया में कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, क्योंकि लावा तभी बनेगा जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तब। और साउथ इंडिया, साउथ सह्याद्री वाले हिस्से पर, साउथ वेस्टर्न घाट वाले हिस्से पर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन एविडेंस नहीं मिलता, जिसके कारण इसको आर्कियन क्रम की चट्टान या आर्कियन युग की चट्टान, जिसमें ग्रेनाइट और नीस का परसेंटेज अधिक होता है, उसको शामिल किया गया। दूसरी चीज़, इनमें पाई जाने वाली पीक्स, कौन कौन सी पीक्स होंगी, कौन कौन से पासेस हैं, ये थोड़ा सा और लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसमें जैसे नीलगिरी है, डोडा बेटा है, कलसूबाई है। कलसूबाई के बाद अगर बात करें अनाईमुडी की बात करें, ये सब पीक्स इस पर स्थित हैं। इसमें प्री में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो पासेज हैं, मेन 4 पास हैं वेस्टर्न घाट में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। 2 की बात हमने बताई कि सिनकोटा और पाल घाट ये केरला वाले हिस्से पर हैं, वेस्टर्न घाट का जो हिस्सा केरला में है उस पर स्थित है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो लिंक करता है कि ये रूट, जो ये घाट है, ये कहाँ से कहाँ को लिंक करता है। इट मीन्स कि अगर हम कहें कि रोड ट्रांसपोर्ट की बात या रेल ट्रांसपोर्ट की बात, तो पासेस डाउनवर्ड एरिया ऑफ माउंटेनिक रीजन, उनको पास कहा गया। जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाबर खैबर पास से इंडिया आया था, हिंदू कुश पहाड़ी में स्थित है खैबर पास, तो पास एक अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे उसमें डेनुडेशन होता है और डेनुडेशन प्रोसेस कैसे होती है वो एक अलग मैटर हो जाता है। बस पास का मतलब ये लो डाउन एरिया जो माउंटेनिक रीजन में पाए जाते हैं उन्हीं को पास कहा गया। जैसे अमूमन एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड जो होता है, तो ट्रेड किस पास से होता है? नाथुला पास, सिक्किम। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू पर युद्ध के दौरान अगर कहा जाए तो जोलेपला पास, ये इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में। वैसे ही नासिक से मुंबई को कौन सा पास कनेक्ट करता है? मुंबई टू पुणे कौन कनेक्ट करता है? तो थाल घाट और भोर घाट, ये 2 पास ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में है। तो थाल घाट जो है वो नासिक टू मुंबई, नासिक से मुंबई के लिए रूट प्रदान करता है। भोर घाट मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे के लिए लिंक करता है। पाल घाट कोच्चि केरल में है, वहाँ से तमिलनाडु के लिए रूट है। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई तमिलनाडु के लिए लिंक करता है। ये तो रहा कि इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अब अगर कहा जाए कि इसकी फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अलावा नेचुरल वेजिटेशन इस पर सबसे ज़्यादा, पश्चिमी घाट पहाड़ी पर। फिजियोग्राफिक नॉट साउथ इंडिया में कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं? तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तमाम तरीके की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, फ्लोरा और फौना यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर अब इसी पर हम बात करें कि जीएस पेपर 3 में ये कैसे काम करता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इकोलॉजिकल या इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव एरिया, वेस्टर्न घाट कैसे शामिल किया गया है और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है जीएस पेपर 3 के लिए। और फर्स्ट पेपर में वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन, घाट टर्म इसको क्यों यूज किया जाता है, तो जैसे कहें ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो घाट शब्द ही क्यों यूज होता है, ये टर्म क्यों यूज किया जाता है, तो
घाट शब्द से मतलब है स्टेप लाइक। जैसे अगर हम कहें स्टेयर, तो ये स्टेप लाइक 1 बाई 1 ये नीचे की तरफ उतरता है, स्टेप लाइक। इसीलिए इसकी संरचना वेस्ट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है कि ये स्टेप की तरीके से 1 बाई 1 नीचे स्टेयर है, इसीलिए इसको घाट टर्म यूज किया जाता है। दूसरा नीलगिरी क्या है, तो नीलगिरी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हिल, ये जहाँ पर आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को फिजियोग्राफिक नाट या नीलगिरी के नाम से कहा गया। इसके फिजिकल डिवीज़न कितने हैं, तो फिजिकल 3 डिवीज़न है, नॉर्दर्न, सदर्न और सेंट्रल। लैटिट्यूडनल डिवीज़न की बात हो तो 2 होंगे, नॉर्थ और साउथ। ये 16 डिग्री लैटिट्यूड इसको अलग करती है, नॉर्थ और साउथ को। दूसरी चीज़ ESA, इकोलॉजिकल या इको सेंसिटिव एरिया, ये होता क्या है, तो इको सेंसिटिव एरिया इसको क्यों डिक्लेयर किया गया, कौन सी कमेटियाँ गठित हुई, तो ESA क्या होता है कि जहाँ पर इलीगल ह्यूमन एक्टिविटीज़ या पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ या फिर माइनिंग, ऐसी चीज़ों को बैन किया जाता है कि वहाँ पर अगर ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा पैदा होगा। 2010 में वन और पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2010 में प्रोफेसर माधव गाडगिल की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसको WGEEP कहा जाता है, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। इस पैनल ने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के मैटर को लेकर के जो सजेशन दिए थे, उसमें पहला सजेशन यही था कि इसको ESA घोषित किया जाए। ESA इट मीन्स कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हो रही थी। तो जब इसको ESA डिक्लेयर किया जाएगा तो ESA डिक्लेयर होने के बाद ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़ कैन बी बैंड, सभी अवैध या अवैध रूप से किए जाने वाले कार्य जो होंगे वो पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। और इसके लिए जो ESA या ESZ भी कह सकते हैं, तो ESZ को 3 कैटेगरी बनाई गई। और ये जो कैटेगरी थी ES1, 2 एंड 3, इको सेंसिटिव जोन, प्रोफेसर BN गाडगिल उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन, हाई वर्किंग कमेटी का। ESZ को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट ESZ1, ESZ2, ESZ3, ये 3 इसके जोन बनाए। ज़रूरत क्या थी, तो इन तीनों के अंदर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितना परमिट किया जाए, कितना परमिट ना किया जाए, मेजर डैम्स, लार्ज स्केल के डैम, इन सबको बैन किया जाए या ना बैन किया जाए। तो इसमें जो ESZ1 में ये कंडीशन लगा दी गई कि इसमें किसी भी मेजर डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी बड़ा बांध नहीं बनाया जाएगा। ये BN गाडगिल कमेटी ने ESZ1 के लिए कहा था। ESZ1 एंड 2 दूसरी कंडीशन लगाई गई कि माइनिंग के लिए इसमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का पालन करके ही माइनिंग की जा सकती है, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित नियम कानून है, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे, उसको लेकर के यहाँ पर माइनिंग को परमिट किया जा सकता है। अदरवाइज ऑल टाइप ऑफ माइनिंग विल बी बैंड, और इसको ऑफेंसेबल, अपराध घोषित किया गया। थर्ड सेक्शन इन्होंने दिया कि ESZ और ESZ1 और 2 में ऐसी कोई पोल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश होगी, ऐसी इंडस्ट्री जिससे लगाने से उस एरिया पर इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता हो, बैड इफ़ेक्ट पड़ता हो,
पर्यावरण प्रदूषण फैलता हो। इस कारण से अब जैसे कहा जाए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की अगर स्थापना क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए कि एनटीपीसी कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन वेस्टर्न घाट या एनटीपीसी कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन ESZ 1 एंड 2, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट डैमेज करेंगे, कोयले का यूज होगा, बिजली का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसकी जो फ्लाई ऐश है या फिर धुएं हैं, स्मॉग, ये सब के सब इसको डैमेज करेंगे, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करेंगे। इसलिए तीसरी कंडीशन ये लगा दी गई कि इस पर किसी भी प्रकार के कोल बेस्ड एनटीपीसी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाएगा। ये तो रिकमेंडेशन इनका था कि BN गाडगिल ने कमेटी का गठन किया, लेकिन उस कमेटी के गठन के रिजल्ट ये रहा कि वो लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने ही के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक और वर्किंग ग्रुप का गठन किया, जिसमें प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट में प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि इनका संरक्षण और परिरक्षण दोनों इम्पॉर्टेंट होंगे। कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट में एक दूसरा टर्म आता है कि इक्विटेबल डेवलपमेंट, समग्रता पूर्वक विकास। तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसकी इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात कही गई। दूसरी बात थी इसमें कि इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन कैसे रखा जाए। तो इकोलॉजिकल सिस्टम को जब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह पर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, इसका जो 41% एरिया है कि वेस्टर्न घाट के 41% एरिया ये पूरी तरीके से लैंडस्केप्ड कैटेगरी में आते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ह्यूमन इंटरफियर जो वहाँ पर उसके डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट आ रहे हैं, ह्यूमन इंटरफियर के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण इन क्षेत्रों में जो विनाशकारी परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को देखते हुए इस पर कुछ बैन भी लगाए गए, जिस पर पुलिस को भी पावर दी गई कि आप एक्शन ले सकते हैं। माइनिंग और सैंड माइनिंग, खनन और रेत उत्खनन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट ये रिकमेंड करती है कि माइनिंग एंड सैंड माइनिंग ये दोनों को बैन किया जाए इस एरिया में। कोई भी पावर प्रोजेक्ट जो अलाउ होगा तो कंडीशनल होगा। पहले में क्या था कि पावर प्रोजेक्ट को बैन किया जाए, लेकिन इसमें कहा गया कि कुछ आवश्यक शर्तों या कंडीशंस लगा करके पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जैसे टाटा का लगा हुआ है। दूसरा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगेगा उसको एक NOC भी लेनी होगी कि यहाँ पर किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल बैड इफेक्ट नहीं होगा। वेस्टर्न घाट के बायोस्फीयर या ESZ जोन में ये सरकार जारी करेगी। जिस स्टेट में ये सेटअप लग रहा है उस स्टेट की गवर्नमेंट इसको इशू करेगी, जारी करेगी। तीसरा, रेड कैटेगरीज की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब रेड कैटेगरीज इंडस्ट्रीज़ कौन होती हैं? जो हजार्डस प्रोसेस से गुजरती हैं, खतरनाक उद्योग जिनको कहा जाता है, ये सब रेड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट रहा कि कमेटी गठित हुई, कमेटी के जो रिजल्ट रहे उससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो ये तो भविष्य की बात है कि भविष्य में ऐसा कैसे होगा और क्या होगा। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के किसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उसको हम करंट अफेयर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये एक प्रयास था कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जैसे हमने वेस्टर्न घाट को बताया,
कि वेस्टर्न घाट के कितने पार्ट हैं, कैसे बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे, नॉर्दर्न पार्ट कैसे बना, सदर्न पार्ट कैसे इसका फॉर्म हुआ। ये पेनिनसुला का बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है। लोकेशन अगर पूछा जाए तो अरेबियन सी के ईस्ट में है, अरेबियन सी के ईस्ट में आपका वेस्टर्न घाट हिल है। एक्सटेंशन तापी रिवर वैली से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, लेंथ 1600 किलोमीटर। नंबर ऑफ पीक्स कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ पासेस कौन कौन से हैं, ये सारे तो इसके फिजिकल पार्ट होते हैं कि इनमें उसकी फिजियोग्राफी कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिसको पढ़ा जाए। लेकिन अगर हमें टोटल या ओवरऑल पूरी कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है मेंस के अकॉर्डिंग भी या प्री में भी कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आ जाते हैं, तो उसमें इसके संदर्भ में गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न घाट के अकॉर्डिंग। दूसरा कंपैरेटिव भी क्वेश्चन बन सकता है, कंपैरेटिव कि वेस्टर्न घाट हिल पूरी एक टोटल सीरीज़ की कॉन्सेप्ट है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालय, हिमालय 2500 किलोमीटर लंबाई, इसकी 1600 किलोमीटर लंबाई। ये कहीं भी ब्रेक्ड नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। ब्रेक्ड का मतलब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट हिल ये कई जगह से टूटा हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न घाट हिल से निकलने वाली रिवर्स ये ईस्ट डायरेक्शन में आती हैं। तो इसमें जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंग, भद्रा, ये तमाम नदियां हैं जो इस डायरेक्शन में आती हैं। इसी कारण से वेस्टर्न घाट को पेनिनसुलर रिवर के अकॉर्डिंग वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होती हैं और ओरिजिनेट होने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में आती हैं। अब ईस्ट डायरेक्शन में क्यों आती हैं ये एक अलग मैटर होता है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि इंडिया का जो स्लोप है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और ईस्ट डायरेक्शन में क्यों है तो वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया आपको पढ़ना होगा, वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि अगर टॉपिक को ओवरऑल तैयार करना है सब कुछ प्री कम मेंस के लिए, तो पैटर्न और स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि वो टॉपिक कहीं पर भी अगर वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है या सोशल उस पर कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल डिस्कशन हो रहा है, तो उन चीज़ों को वहाँ पर कंबाइंड करके एक कंप्लीट स्टडी जिसको कहा जाता है, तो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।